ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है। दोनों देशों के बीच में ओमान में पहले दौर की परमाणु वार्ता हो चुकी है। दूसरे दौर की वार्ता इसी हफ्ते होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच ईरान से आज बड़ी खबर सामने आई। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई देशवासियों के सामने आए, एक संबोधन दिया और लोगों से अपील की कि 11 फरवरी की तारीख को, यानी जब ईरान इस्लामिक क्रांति के 47वां वर्षगांठ मना रहा होगा, उस दिन वो लोग सड़कों पर उतरें और अपने दुश्मनों को निराश कर दें अपनी एकता से, अपनी एकजुटता से। तो सर्वोच्च नेता ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुना देते हैं। और गौरव के प्रदर्शन का दिन है। एक ऐसा राष्ट्र जो ईश्वर की कृपा से प्रेरित है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, अपने कदमों में अटल है, कृतज्ञ है और अपने भले बुरे से पूरी तरह अवगत है। जिस दिन 22 बहमन का पहला अवसर आया, ईरान के राष्ट्र ने एक बहुत बड़ी विजय हासिल की। वह अपने आप को और अपने देश को विदेशियों के हस्तक्षेप से बचाने में सफल रहा। उन विदेशियों ने इन सभी वर्षों में हमेशा पुरानी स्थिति को फिर से स्थापित करना चाहा है। ईरान का राष्ट्र मजबूती से खड़ा है। इस दृढ़ता का प्रतीक 22 बहमन का दिन है। यह मार्च दुनिया भर में अद्वितीय है। दुनिया में कहीं भी हमारा ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है कि इतने लंबे समय के बाद हर साल देश का स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय दिवस पूरे देश में इतनी विशाल जनसमूहों द्वारा मनाया जाए और लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। आज ईरानी राष्ट्र सड़कों पर प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाता है और उन लोगों को जो इस्लामी ईरान और इस राष्ट्र के हितों पर बुरी नज़र रखते हैं, उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करता है। राष्ट्रीय शक्ति मिसाइलों और हवाई जहाज़ों पर निर्भर करने से कहीं अधिक राष्ट्रों की इच्छा शक्ति और उनकी दृढ़ता पर निर्भर करती है। आपने भी ईश्वर की कृपा से दृढ़ता दिखाई और अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। विभिन्न मामलों में इसे फिर से दिखाई। दुश्मन को निराश करें। जब तक दुश्मन निराश नहीं होता, एक राष्ट्र उत्पीड़न और परेशानी के तो आपने सुना ईरान के सर्वोच्च नेता क्या कुछ कह रहे हैं। बता दें कि वो फारसी में बोल रहे थे, उनकी मूल भाषा फारसी है, लेकिन हमने उसे एआई के जरिए हिंदी में डब करवा के आपको सुनाया। तो उनका कहना है कि अपने दुश्मनों को निराश कर दें ईरान के लोग अपनी एकता को दिखाकर। दुश्मन कौन है ईरान का? दुश्मन है अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जो इस वक्त युद्ध पर आमदा हो गए हैं, ऐसा ईरान के लोगों का कहना है। तो सर्वोच्च नेता के इसी बयान पर बात करेंगे और भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव में जो ताजा घटनाक्रम सामने आए हैं उन पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ इस बातचीत में कई सारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ नागेंद्र सिंह जी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ और जो मेहमान हैं उनका मैं आपसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़ रहे हैं, वो विदेश मामलों के जानकार हैं। इसके साथ ही मेजर जनरल जेके बंसल सर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही निपुण आलम बयान जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी विदेश मामलों के जानकार हैं। नागेंद्र जी, सर्वोच्च नेता को आपने भी सुना, क्या लग रहा है? वो झुकने को तो तैयार नहीं है और उनके जो बयान है उससे तो यही लग रहा है कि वो भी दो हाथ करने की तैयारी तो कर चुके हैं। वैभव, आज ही हमारी बातचीत हुई। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि हम ईरान में लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी बातचीत हुई जो कुछ लोग हैं ईरान में, जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रोटेस्ट को आईआरजीसी ने लगभग दबा दिया है। वहां पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं लोग, लेकिन डरे हुए हैं, सहमे हुए। आईआरजीसी ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। काफी सारे लोग मारे भी गए हैं, लेकिन अब सड़कों पर लोग नहीं दिख रहे हैं। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, इन्फ्लेशन वहां पे बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। वहां पे अब सब्जी खरीदना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो चुका है। ये आसान नहीं रहा। आपके पास पैसे ही नहीं है और जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा गिरती जा रही है, तो इन्फ्लेशन वहां पे बहुत ज्यादा है, तो लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है ईरान के अंदर से, कि वहां के जो मेट्रो स्टेशंस हैं
उनको अब बंकर्स के रूप में तब्दील किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वॉर के प्रिपरेशंस नहीं कर रहे हैं। खामेनेई ने जो मैसेज दिया है आज, बहुत दिनों बाद वो उनका मैसेज आया है, बहुत दिनों तक वो दिख ही नहीं रहे थे कि कहाँ है। और ये डर जो है वो तो बना हुआ था ही कि कोई यूएस का प्रिसिजन स्ट्राइक होगा और उनको पूरे तरीके से उड़ा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आके उन्होंने मैसेज दिया है। अब 11 को देखते हैं कि कितने लोग आते हैं। हमने देखा था कि प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद एक अलग तरह का प्रोटेस्ट या लोगों का संगठन आ गया जिसमें कि बुर्का पहने औरतें आ रही हैं और पूरा बहुत लंबी लंबी लाइनें ईरान के सड़कों पे लग रही है। तो 11 तारीख को देखना होगा कि अब कौन सा गुट आगे आता है, क्योंकि आईआरजीसी का जो खौफ है वो वहां पे लोगों के मन में अभी समाया हुआ है। लोगों की हत्याएं हुई हैं, प्रोटेस्ट को दबा दिया गया है। अब अटैक के बारे में जो हम बातें कर रहे थे, आज ही वो दिन है फरवरी 9, जब टेस्टिमोनी जो है गिजेल मैक्सवेल की होने वाली है। अब वो बताएंगी कि क्या क्या हुआ उस आइलैंड पे, और ट्रंप का क्या होगा, ट्रंप के अगेंस्ट कुछ बातें आती है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि अभी तो सुबह होगी, यूएस में अब सुबह हुई होगी, तो देखते हैं कि वहां से क्या क्या खबरें आती है, फिर क्या अपडेट। बिल्कुल, चलिए अपने मेहमानों के पास चलते हैं। सबसे पहले मेजर जनरल जेके बंसल सर के पास चलेंगे। बंसल सर, 11 फरवरी को ईरान 47वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है इस्लामिक क्रांति के। आपको क्या लगता है, जिस तरह से माहौल अभी है खाड़ी में, 48वीं मना पाएगा या फिर ये आखिरी हो जाएगी इस्लामिक शासन की? देखिए, इसका कहना बहुत मुश्किल इसलिए है कि अभी जो अमेरिका बड़े डायलेमा में है, और वो बिल्कुल एकदम फैंसीटर है कि अटैक करें या ना करें। और जितना टाइम गुजरता जा रहा है, ईरान उतना ही एम्बोल्डन होता जा रहा है। और एम्बोल्डन होने का यहाँ तक है कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो सामने आए हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है अमेरिका उस समय अटैक कर दे, जो कि अभी इनके जो एक यूफोरिया में है, जो इनको ईरान को, तो यूफोरिया खत्म हो जाएगा। जैसे नागेश जी ने बताया कि भाई वहाँ पे अभी जो आईआरजीसी ने बिल्कुल दमन कर दिया है वहाँ के प्रदर्शनकारियों को, जो वहाँ की रिवोल्ट है। लेकिन अभी जो एक रिफॉर्मिस्ट है वहाँ के, जो इलीट लोग हैं, उनके ऊपर भी अपना सिक्का चला रहे हैं, उनको भी दमन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम में हमेशा नुकसान होता है। अब प्रॉब्लम जो है, अमेरिका किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन ये डिसाइडेड है कि अटैक तो होगा। अगर अभी अटैक नहीं होता है तो अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात जो बार बार कही जा रही है, क्योंकि इजराइल भी इस चीज को अच्छे से जानता है। और 11 तारीख को इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मिल भी रहे हैं। इजराइल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, और इजराइल ये समझता है कि अगर ईरान को नहीं रोका गया तो ईरान बहुत एम्बोर्डन होता जा रहा है, उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अभी तो वो ये कह रहे हैं कि जी हम अपना, जो पहले कह रहे थे हम यूरेनियम डिश नहीं करेंगे, कहते हैं हम तो वो भी करेंगे। मिसाइल की कोई बात ही नहीं करनी, हमारा अंदरूनी मामला क्या है उसके बारे में कुछ बात मत करिए, जो विद्रोह चल रहा है वो हमारा अंदरूनी मामला है। और रही बात प्रॉक्सीज की, उसको भी हम नहीं करेंगे। तो ये सब जो इस तरह से एक रेड लाइन क्रॉस करके, अगर अमेरिका कुछ नहीं करता तो उसका एक बिल्कुल फियर खत्म हो जाएगा, और चीन और रूस के ऊपर भी उनका दबाव खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जब कारण तो अमेरिका ही को ठीक पता है कि अमेरिका इतने दिन से अपना वहां बेड़ा या जो बिल्डअप किया हुआ है, वो बहुत दिन तक बिल्डअप को रखना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर अमेरिका पहले ही कुछ कर देता तो उस समय ठीक था, क्योंकि धीरे धीरे जो है, जो ईरान है उसका सपोर्ट मिलती जा रही है। और तो और जो है, किम जोंग भी उनके समर्थ में उत्तरी कोरिया आ गया है। और चाइना और अमेरिका तो है ही, वो चाइना और रशिया तो है ही। रशिया वहां से अपने S-400 भेज रहा है। चाइना भी अपना वहां पे वो जो इंटेलिजेंस के लिए अपने प्लेन भेज रहा है, एयर डिफेंस भेज रहा है। तो इस तरह से जो है, हालांकि ये बहुत कॉस्टली पड़ सकता है ईरान को, क्योंकि जो अगर अमेरिका जो करेगा बहुत ही एक हैवी अटैक करेगा, जो जिससे कि उनको समझने का कोई मौका ही नहीं मिला, इस तरह का अटैक करेगा। और अगर इस तरह का अटैक हुआ तो जो स्टेटमेंट हैं और जो अभी धमकी ईरान दे भी रहा है कि हम अमेरिका की 4,000 कैजुअलिटी हो जाएंगे, और उनके जो विदेश मंत्री ने हालांकि ये तक कहा था कि भाई हम जो है, जो अमेरिका की जो मेन लैंड है वो तो हमारी रीच से बाहर है, लेकिन जितने भी इनके जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर हम अटैक करेंगे, उनको खत्म कर देंगे। जिस भी कंपनी के ऊपर में अमेरिका का नाम लिखा उसको भी करेंगे। लेकिन जितना ईरान कह रहा है उतना कर नहीं पाएगा, वो ज्यादा एक रैटिक करके अमेरिका को डरा रहा है। लेकिन अब जब नेतन्याहू वहां जाएंगे, तो ये जो है
इसराइल के लिए एक जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उनका तो जीने मरने का सवाल है, तो वो जरूर प्रेशर करेंगे और मोटिवेट करेंगे अमेरिका को। और जो वहाँ की लॉबी है, जो जूस की है अमेरिका के अंदर में, उनके थ्रू भी प्रेशर करा करके अटैक तो होएगा ही। वो तो उसके बिना तो अभी कोई मतलब ही नहीं बनता। जिस तरह से ईरान ने अपना पोषण, ये तो जो बात हम कर रहे हैं कि भाई जो ये कहा जा रहा है टॉक चल रही है, वो तो सब एक दिखावा है। दोनों पक्ष जानते हैं कि उससे कोई भी आउटकम नहीं हुआ। बैक टू बिल्कुल बंसल सर। देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर, ईरानी सर्वोच्च नेता के बयान को आप किस तरह देख पा रहे हैं? वैभव जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के सर्वोच्च नेता जो भी बोलेंगे इस वक्त उनके तीन पर्पस हैं। एक, अपने देशवासियों का मनोबल बढ़ाना जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, अपने उन देशवासियों का मनोबल गिराना जो उनके विरुद्ध हैं। और तीसरा, विदेशों में इजराइल, अमेरिका और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको यह बताना कि ईरान मजबूत है और सीना तानकर खड़ा है, सर उठा के खड़ा है। दिक्कत ये आ रही है कि दुनिया में अभी ईरान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, दो ग्रुप ऐसे हैं जो ईरान को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, मजबूरी में सपोर्ट कर रहे हैं, डर के मारे सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को इनडायरेक्टली। एक तो है जो मुस्लिम देश हैं, दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, चलो ईरान को निकाल दिया, 56 मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम मेजोरिटी वाले। तो यहाँ पर जो देश ऐसे हैं जहाँ शिया ज्यादा हैं या शिया बहुल देश हैं, यानी टोटल आबादी का 30-40% शिया हैं, ये सारे देश डेफिनेटली अमेरिका से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश में बवाल हो जाएगा अगर अमेरिका ने आयतुल्लाह खामेनी को नुकसान पहुंचाया। मैं बता दूं कि भारत में भी शिया बहुत बड़ी तादाद में हैं। शायद हमारी देश की जो मुस्लिम आबादी है उसका 15 या 20% शिया हैं। अगर आप श्रीनगर जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे तो आप देखेंगे बड़ी तादाद में शिया भारत में भी हैं। और दुनिया भर के शिया जो हैं वो आयतुल्लाह खामेनी को अपना धर्मगुरु मानते हैं, अपना सर्वोच्च धर्मगुरु मानते हैं। एक और ग्रुप है उन मुस्लिम देशों का जो कि गल्फ के आसपास हैं। इन मुस्लिम देशों को जाहिर बात है डर है कि अगर अमेरिका ने उनकी जमीन से या उनके आसमान से ईरान पर हमला किया और उनकी जो अवाम है, उनकी जो जनता है, उनको ये आइडिया हो गया कि उनकी सरकार ने, देखिए ये जो पर्शियन गल्फ में, पश्चिम एशिया में सरकारें हैं ना, बड़ी अजीबोगरीब होती हैं। इनका जनता पे कोई होल्ड है नहीं, ये वोटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। कहीं पे किंग है, कहीं पर प्रिंस है, कहीं पर शाह है, कहीं पर अमीर है, कहीं पर शेख हैं। ये सब अमेरिका के पेट्रोनेज के भरोसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जिंदा हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका इनको कह दिया कि हमारे साथ रहो, तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पोता और तुम्हारा पड़पोता, तुम्हारा जनरेशंस राज करेगा, अमेरिका तुम्हें सपोर्ट करेगा। लेकिन इन लोगों को अपने ही अवाम से डर है कि अगर उनकी अवाम भड़क गई कि हमारे किंग ने या हमारे प्रिंस ने अमेरिका की मदद की तो मुश्किल हो जाएगी, विद्रोह हो सकता है। तो ये देश भी सब अमेरिका से याचना कर रहे हैं कि फिलहाल ईरान पर हमला ना करें। तीसरा देश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में कई पश्चिमी देश ऐसे हैं या पश्चिमी विचारधारा या पश्चिमी फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसके हिस्सा हैं, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कोई भी देश, यूरोप के देश, कनाडा, ये सारे देश जो हैं अपनी तरक्की के लिए, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट रखने के लिए या अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए गल्फ से जो कच्चा तेल आता है उस पर निर्भर हैं। तो अगर युद्ध लग जाएगा तो आशंका है कि जो पर बैरल कीमत है कच्चे तेल की गल्फ में, आजकल $65 या $70 के आसपास है, ये बढ़कर $80-90 हो जाएगी, हो सकता है $100 पर बैरल हो जाए। तो ये जो पश्चिमी सिस्टम से चलने वाली इकोनॉमीज हैं ये बहुत डरी हुई हैं, ये $90 का कच्चा तेल नहीं खरीदना चाहती। दूसरी बात, अगर युद्ध हुआ तो हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए और जापान को कच्चा तेल मिलना बंद हो जाए, यूरोप को कच्चा तेल
जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के आता है वो मिलना बंद हो जाए। तो ये सब देश भी डोनाल्ड ट्रंप से याचना कर रहे हैं, उनके व्हाइट हाउस के सीढ़ियों पर सिर रख के डोनाल्ड ट्रंप से याचना कर रहे हैं कि आप ईरान पर फिलहाल हमला ना करें। जी चलिए निपुण जी के पास चलते हैं। निपुण जी, आपको आपके पास क्या जानकारी है और जो ताजा हालात लेकिन बने हुए हैं? जी उसमें आगे जी। उसमें दो चीजें मैं बस जोड़ना चाहता था। ये एक नया बयान आ रहा है, अली अहमद खोमेनी जो कि ग्रैंडसन है अभी आयतुल्लाह खोमेनी के ग्रैंडसन अली अहमद खोमेनी, उन्होंने कहा है ये पूरा का पूरा इंटरव्यू आया है। अभी आई थिंक हम दिखा नहीं पाएंगे इंटरव्यू क्योंकि वो चंक निकाल के चलाना बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन उन्होंने बोला है कि जिस तरह का हमास का अटैक हुआ था, एक वैसा ही अटैक होगा फिर से इजराइल के ऊपर या अमेरिका में। उन्होंने कहा एनी मुस्लिम कंट्री विल डू टू इजराइल व्हाट हमास डिड वंस इट कैन, द अमेरिकन्स विल डाई बिफोर दे सी अस ह्यूमिलिएटेड। तो उनका कहना है कि जैसा पहले अटैक हुआ था वैसे ही मुस्लिम कंट्री जो है मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में, वो फिर से एक वैसा ही अटैक रिपीट करेंगे जब तक ईरान पे अमेरिका हमला करेगा उसके पहले। तो फिर से बहुत बड़ी बात बोल दी है उनके ग्रैंडसन ने और थोड़ा आग और भड़का दी है उन्होंने। तो अब इस पे थोड़ा सा अपने को चर्चा करनी चाहिए। खमेनी ने तो चलो बोला 11 तारीख को मिलते हैं, सब लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन अब ये जो बोला जा रहा है इनके ग्रैंडसन के द्वारा, उस पे रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है कि फिर से ऐसा हमला होगा क्या, फिर से इस तरह का जो इजराइल में हरकत हुई थी वो फिर से हो सकती है कि नहीं। जी वैभव। बिल्कुल, निपुण जी के पास चलते हैं। निपुण जी, आपके पास क्या जानकारी है? और जैसा कि नागेंद्र जी ने बताया, ऐसी तैयारियां और ऐसी धमकियां ईरान की ओर से भी दी जा रही हैं कि हम अमेरिका को तगड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए ये बात हम लोग मान सकते हैं कि ईरान को वेनेजुएला जैसा मॉडल अपनाने में दिक्कत होगी, कि ईरान के लिए अगर वेनेजुएला मॉडल अपनाया जाए तो उतना आसान अमेरिका के लिए नहीं होगा। और रही बात वॉर की, देखिए रिवोल्यूशनरी गार्ड वो है जो मतलब खामनेई के लिए, यानी कि आपका जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और देखिए जिस प्रकार से वहां प्रोटेस्ट को कंट्रोल किया गया, कई हजारों लोगों की बात है कि वहां पर मारे गए या उनको रोका गया, तो निश्चित रूप से यानी कि ईरान में आज भी जो सरकार है उसकी पकड़ कमजोर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि वहां की सरकार की पकड़ जो है कमजोर हुई है। तो इसका मतलब ईरान को मिटाना या ईरान को कंट्रोल करना इतना आसान अमेरिका के लिए नहीं है। देखिए जब हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान इराक नहीं है, ईरान सीरिया नहीं है, ईरान वेनेजुएला नहीं है, क्योंकि एक पुरानी सिविलाइजेशन के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत अच्छी होती है कि हम एक पुरानी सिविलाइजेशन है, पुरानी सभ्यता है, हम एक राष्ट्र हैं। तो अमेरिका की कोई भी कार्रवाई ऐसा भी हो सकता है कि जो विरोधी हैं, और देखिए विरोधियों में भी अगर आप देखेंगे तो विरोधी कौन है, विरोधियों में मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे बहुत बड़ी मात्रा में कुर्द लोग भी वहां पर हैं। जो कुर्द लोग हैं वो अच्छी खासी मात्रा में ईरान की गवर्नमेंट का वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट का, क्योंकि कुर्द लोगों की अपनी डिमांड है, वो कुर्दिस्तान की मांग करते हैं। और आपको याद होगा जो एक महिला मारी गई थी वहां पर, जिनके ऊपर मोरालिटी पुलिस के द्वारा पिटाई की बात, जी वो कुर्द महिला थी, कुर्द महिला। अब देखिए क्या है कि ईरान में कुर्दों को मान्यता नहीं दी गई है, कुर्द कहना इनलीगल वहां पर है, तो इसलिए उसको ईरानी महिला कहा गया, लेकिन वो महिला क्या थी, कुर्द महिला। तो अब ये भी बात समझिए कि ईरान के अंदर कई सेट्स हैं, लेकिन उन सेट्स को क्या किया गया है, एक सिया जो आइडेंटिटी है उसके अंदर दबाया गया है। अभी प्रेजेंट में हम देखें कि पूरी दुनिया में अगर सुन्नी कम्युनिटी भी है, जो सुन्नी मुस्लिम है, वो भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अगर इस समय कोई इस्लाम की बात कर रहा है तो वो ईरान कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है। आपको देखिए हमस का जब वॉर हो रहा था, हमस और इसराइल का जब वॉर था, तो हमस के वॉर में कुल मिलाकर अगर आपको सबसे ज्यादा कोई एक्टिव दिख रहा था तो वो ईरान था। इसी को लेकर आप देखिए दुनिया भर में जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, और हमने देखा कई जगह कि सुन्नी कंट्रीज में भी खामनेई के पोस्टर क्या थे, हमस लीडर्स के साथ में आपको देखने को मिलेंगे जो फहराए जा रहे थे। अभी जो यूके देवनाथ जी कह रहे थे कुछ देर पहले, बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि जो सुन्नी कंट्रीज हैं वहां की जनता भी कहीं ना कहीं ये मानने लगी है कि खामनेई जो है, ईरान जो है, वही एक इस्लाम का कहीं ना कहीं एक तरह से क्या झंडा लेके चल रहा है। या बाकी सब कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी की बात करें, यूएई की बात करें, कतर की बात करें, इन सब कंट्रीज की बात करें, इन्होंने कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने घुटने टेक दी है। लेकिन जो वर्तमान हालात हैं, देखिए वर्तमान हालात
मिडिल ईस्ट के बदल गए हैं। कहाँ पर पहले सऊदी यूएई आपको एक साथ दिखाई करते थे, लेकिन आज उन दोनों के बीच में भी अंतर्विरोध है। दोनों में आप देखने को मिलेगा कि यूएई जो है वो समर्थन में है और सऊदी चाह रहा है कि ईरान पे अटैक ना हो। तो जो इस प्रकार की स्थिति है, ऐसी स्थिति में ये बात फैक्ट है कि मुस्लिम कंट्रीज भी आपस में बढ़ चुके हैं, जिसमें अमेरिका को बहुत सोचना समझना पड़ रहा है कि साथ कौन है और साथ कौन नहीं है। पर ये बात सही है कि जो अमेरिका के पास इस समय अपॉर्चुनिटी है, वैसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम मुश्किल से मिल पाएगी। अब देखिए हम लोग बात करें 79 से लेके, बल्कि 95 से लेके जब से प्रतिबंध लगाए हैं, तो अमेरिका ने हमेशा चाहा कि ईरान को कंट्रोल कर लिया जाए। इस समय हालात इसलिए अमेरिका के फेवर में है क्योंकि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है और ईरान की गवर्नमेंट ठीक है अपने यहाँ पर आपको मजबूत दिखाई देगी, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है। आज भी आप ईरान के अगर वेपन देखेंगे, ड्रोन वगैरह बना लिए हैं, थोड़ा बहुत मिसाइल बना ली हैं, लेकिन जो उनके वेपन है वो बहुत मॉडर्न नहीं है। वो 79 से पहले वाले ही अपने वेपन लेके घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति अभी देखिए, जैसा आप पिक्चर विजुअल भी दिखा रहे हैं, तो वैसी बोट्स लेके घूम रहे हैं जो पुराने जमाने में आपका चलता था। सिंपल तरीके से कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई कंट्रोल करने का सिस्टम नहीं है, आप इजीली टारगेट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी एक लड़ाका है क्योंकि लंबे समय से लड़ते आए हैं और स्थिति बड़ी नाजुक है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज जरूर है, पर अमेरिका क्या है ना, ईरान नहीं, इराक नहीं बनना चाहेगा, अमेरिका अफगानिस्तान नहीं बनना चाहेगा कि 20 साल तक अफगानिस्तान की तरह जाके फंस जाए। ये मैं श्योर हूं कि अमेरिका बाई लैंड अटैक नहीं करेगा। अटैक करेगा तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ही होंगे। और जी, लेकिन लेकिन निपुण जी, अगर वो जमीन पर नहीं उतरेगा तो आपको लगता है कि सर्वोच्च नेता की सत्ता हटाना, जो मुख्य मकसद है अमेरिका का कि वहां पर खामनेई का शासन का अंत होना चाहिए, वो अंत संभव हो पाएगा बिना जमीन पर उतरे? नहीं, देखिए अमेरिका का ये है कि कैसे भी करके ईरान के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो, यानी कि क्योस की कंडीशंस बने और उस क्योस के कंडीशन में जो वहां पर खामनेई गवर्नमेंट के, यानी कि जो प्रेजेंट रिजीम वहां पर है, उसके खिलाफ वहां पर बगावत हो। अमेरिका को उस तरह का सिस्टम चाहेगा। अमेरिका नहीं चाहेगा कि मैं 2001 की तरह अफगानिस्तान की तरह घुसूं और फिर मैं वहां से रास्ता ढूंढूं कि मैं कैसे निकलूं। फिर आपको याद होगा 2021 में 20 साल बाद अफगानिस्तान से वो कैसे भागा अमेरिका। तो अमेरिका का आज स्ट्रेटजी ये है कि रिजीम बदले या फिर बहुत ही लो कॉस्टिंग में हम अटैक करें ताकि हमारा मतलब पूरा हो जाए। उलझना नहीं चाहेगा वो रशिया और यूक्रेन की तरह उलझना नहीं चाहेगा, वो इजराइल हमास की तरह उलझना नहीं चाहेगा। अगर फुट के बाद हम लोग लैंड की बात भी करें तो वो इजराइल को आगे करेगा, ना कि खुद जाएगा। ये बात भी मैं निश्चित हूं कि अमेरिका बाय लैंड अटैक करने वाला नहीं है। मिसाइल्स के हमले कर सकता है, एयर स्ट्राइक्स कर सकता है, और उसके पोत भेजे जाने का मतलब ही यही है। लेकिन देखिए, बार बार आपको याद होगा 21 जून की बात है, जून 2025 की बात है, खामनेई तब आपको अंडरग्राउंड हुए थे या फिर अब अंडरग्राउंड हुए थे, फिर दोबारा बीच बीच में आ रहे हैं वो बाहर, लेकिन फिर वो आपको जाके बंकर में चले जा रहे हैं। तो ये बात निश्चित है, ईरान भी तैयार है, उसको पता है कि समय स्थिति जो है कभी भी बिगड़ सकती है। और मुझे लगता है कि अमेरिका भी टाइम पासिंग नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेटजी को देखने के कारण वो कहीं ना कहीं बातचीत में चीजों को उलझा रहा है। पर यह बात जरूर है कि कोई ना कोई अटैक होगा जरूर, किसी ना किसी तरीके से अमेरिका कंट्रोल करने का प्रयास जरूर करेगा। जी बिल्कुल। संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आपका क्या मानना है? आपने सुना, देवनाथ जी को भी सुना और बंसल सर को भी सुना, और अभी निपुण जी ने भी जो बताया, आपके पास क्या जानकारी है और आपको क्या लगता है कि सच में हमला अमेरिका करेगा ही और बस वो बातचीत से उलझा कर, धोखे में रखकर अपने वो तैयारियों में जुटा हुआ है? देखिए वैभव जी, धोखे में जो इन्वॉल्व एक्टर्स हैं वो नहीं है। बहुत ही क्लियर इमेज है दोनों पक्ष को, अमेरिका को और ईरान को भी। और देखिए क्या है कि ये जो बड़ी दिलचस्प ये सिनारियो है जियो पॉलिटिक्स का, कि दोनों ताकतें, वो अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों इस समय थ्रेट पोजिशनिंग को दे रही हैं। अमेरिका कह रहा है कि देखिए मेरे पास मिडनाइट हैमर का एक केस स्टडी है, 12 जो दिन का जून में हमने किया, आपके न्यूक्लियर साइट्स को हमने डिस्ट्रॉय किया। और इसके बाद फिर वो कुछ विजुअल्स निकोलस मादुरो का भी दिखा देते हैं। तो एक तरह से कि पोजिशनिंग। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि 15 दिन तो हो ही गए हैं, एटलीस्ट 2 वीक्स हो गए, कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन,
यूएसएस अब्राहम लिंकन, तो वो एक चोक पॉइंट है स्टेट ऑफ हार्मुज, वहां चोक ले रहा। इसका मतलब ट्रंप चोक ले रहे हैं। ट्रंप में वो कॉन्फिडेंट नहीं है। ट्रंप जो कॉन्फिडेंस उन्होंने वेनेजुएला पर दिखाया, ये इस बात का संकेत है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो पावर है उसको बैलेंस कौन करेगा, पावर को पावर बैलेंस करेगा। दैट मीन्स कि बहुत दिनों बाद बाइपोलर, मुझे क्या लगता है कि कोल्ड वॉर के बाद पहला बार ऐसा दृश्य सामने आ रहा है कि दोनों जो ताकतें एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जिसे हम बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। और यही बैलेंस ऑफ पावर जो है दोनों को रोके हुए है। आप देखिए आज ही की सीन थी कि ईरान ने क्या किया कि एआई जो मैन्युफैक्चर्ड एआई जो वीडियोस जो उन्होंने वो किया, डिस्प्ले किया। और डिस्प्ले क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले कर रहे हैं कि जो यूएसए के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको मार कर दिखाया गया है कि आपको इस तरीके से हम भस्म करेंगे। हमारे जो ड्रोन्स हैं और हमारे जो अंडर वाटर शिप्स हैं वो आपको निस्तानाबूद करेंगे। यानी कि जो मिलिट्री माइट अमेरिका की है, जो बार बार वो दिखाने की कोशिश करता, उससे ज्यादा मिलिट्री माइट ईरान ने अपने साबित कर दिया। बकायदे विजुअल्स उसने शो किया है। ये हमारी स्ट्रेटजी है, पहली बात। अब आते हैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर अमेरिका कहां से अटैक करेगा। हम सभी बात कर रहे हैं कि दो फ्रंट है। एक फ्रंट पर तो हमेशा हारा है, जहां हम ग्राउंड ऑपरेशन की बात करते हैं, जैसे हमारे अभी को पैनलिस्ट बता रहे थे कि अफगानिस्तान से कैसे अमेरिका भागा। देखो जहां जहां उसने ग्राउंड ऑपरेशन लड़ा उसकी डिफीट इतिहास में हुई है। और सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे सामने वियतनाम और अफगानिस्तान का है। और यहाँ पर जो है ये जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन कहां से करेगा? अपने एयर बेसिस से करेगा। उसके एयर बेसिस अपने आप में चौक ले रहे हैं, जहां से उसको अटैक खुद कह रहे हैं कि हम तबाह हो जाएंगे। अमेरिका को कह रहे हैं कि ऐसा मत होने दीजिए, ये रीजनल एस्केलेशन होगा, रीजनल जो सिक्योरिटी है पूरी डैमेज होगी, तनाव अपने चरम पर होगा। तो इसकी बात हमने कई बार देखा। यूए अभी कुछ ही दिन की पहले की बात है, यूए के जो लीडर्स है वहां पर मॉस्को गए थे, पुतिन से मिले। इसके बाद उन्होंने तुरंत डिक्लेयर किया कि हम अपना एयरबेस नहीं ओपन करेंगे। जॉर्डन पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि एक बार यदि ट्रंप बोलेगा जॉर्डन तुरंत तैयार होगा। सऊदी भी ऐसे ही है। जॉर्डन में सैन्य विमान उतर भी रहे हैं संदीप जी, अमेरिका जी। तो देखिए एक सिक्योरिटी डिलेमा आप देख सकते हैं। तो जो ट्रंप का जो कॉन्फिडेंस है वो नजर नहीं आ रहा है। मतलब वो बहुत ही नर्वस है ट्रंप। मुझे नहीं लगता पिछले जब से वो आए सत्ता में तब से पहली बार से देख रहे हैं कि डेट बढ़ रही है। वो जो डेडलाइन की जो आदत पड़ चुकी थी ट्रंप को ट्रेड डील में करने की, सैंक्शन करने में, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर पा रहे हैं ट्रंप, क्योंकि वो डेडलाइन बार बार खमेनी साहब एक्सटेंड करवा दे रहे हैं अपनी पोजिशनिंग को लेकर के। तो मुझे लगता है कि इस समय जो पोजीशन ये है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए केस स्टडी है। इस सबसे अच्छा बैलेंस आप देख सकते हैं। रिजल्ट आगे क्या हो, कौन किसको अटैक करेगा तो समय बताएगा। लेकिन रिलाइनमेंट अलाइनमेंट का भी मैं आपको जिक्र कर दूं कि संदीप जी आपको इसमें संदेह है कि पहले कौन हमला करेगा? क्योंकि सारे लोगों का तो ये मानना है कि अमेरिका का ही पहला वार होगा। जी देखिए इसमें संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, इट इज बाउंड टू हैपन। मैं आपके चैनल में कह रहा हूं ये होकर रहेगा। लेकिन बात यह है कि ये होकर रहेगा तो आखिर किस दिशा में जाएगा, कौन इसमें साह मत देगा, कौन आगे लेके जाएगा, पोजिशनिंग की अभी लड़ाई चल रही, बट होकर रहेगा। क्यों होकर रहेगा मैं इसके 2 पॉइंट देते हैं, इसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। वो इसलिए क्योंकि जो ट्रंप की जो फितरत में यह डिक्टेशन देना कि मैंने पहला लाइन मेरी ये है, पहला डिक्टेशन ये है कि तुम्हें न्यूक्लियर इनरिच बंद करना पड़ेगा। दूसरी लाइन में डिक्टेशन मेरी ये है कि तुम्हें अपनी प्रॉक्सीज को खत्म करना पड़ेगा। तीसरी लाइन मेरी ये है डिक्टेशन की कि तुमको जो है मिसाइल बंद करने पड़ेंगे। माय डियर फ्रेंड ट्रंप, ये जो है क्लास मॉनिटर नहीं है कि आपने जो बोला और टीचर ने जो बोला क्लास मॉनिटर ने बच्चों को सिखाया बंद हो गए। ये ग्लोबल ऑर्डर है, ये मादुरो नहीं है। और ये इस बात को संकेत करता है, दुनिया को सीखना चाहिए कि तो आप मादुरो बन। और संदीप जी ईरान के विदेश मंत्री ने अभी कल ही कहा है कि हमें ना बताया जाए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं और हमारे पास इतनी अच्छी समझ है कि हम सही फैसले अपने लिए ले सकते हैं। डांगे जी आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत बड़ी एक जो अपडेट है वो ये है कि इन्होंने पैट्रियोटिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया है। यूएस ने अपने सारे बेसिस पे जो कि वेस्ट एशिया में है, किसी को नहीं छोड़ा, सारे बेसिस पे लगाया है। और ये तब हुआ जैसे ही परसों बयान आया
मीटिंग के बाद का जो बयान था आरागची का, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी दूसरे देश पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जहां जहां पर यूएस के बेसेस है, जहां जहां पे यूएस आर्मी है, हम सीधे उनके बेसिस पे अटैक करेंगे। और ये पैट्रियोटिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन्होंने लगाया है, ठाड भी पहले से था जो हमें पता ही है। तो अब तो ये लग ही रहा है कि अटैक की तैयारी हो रही है और बचाव की तैयारियां हो रही हैं। अब समझना ये है कि अगर मान लीजिए अटैक होता है तो किस लेवल का डिस्ट्रक्शन हो सकता है यूएस बेसिस पे, यूएस बेसिस कितने सेफ हैं। हम जब ये लड़ाई हो रही थी आपकी अक्टूबर 7 के बाद की जो लड़ाइयां हुई, उसमें अगर यूएस बेसिस पे 3-4 भी अगर हिजबुल्ला मार देता था, 3 लोगों को मारा था या 20 लोगों को मारा था यूएस सोल्जर्स को, उसके बाद उन्होंने आतंक मचा दिया था, बहुत बहुत ज्यादा पिटाई की, लेबनान में बहुत सारे अटैक किए। और अब तो हिजबुल्ला आपको पता ही है कि पूरे तरीके से ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, कुछ ही लोग बचे, टॉप कमांड उनका मार दिया गया। तो अब यहां पर अगर ये लड़ाई होती है तो किस तरह का डिस्ट्रक्शन हम सोच सकते हैं, क्योंकि ईरान के पास तो वही S-300 ही है डिफेंस सिस्टम। अभी पता नहीं चाइना ने कितना कुछ भेजा है, S-400 की खबर आ रही थी। तो जब वॉर होगा तो मैं डिफेंस एक्सपर्ट से यही समझना चाहता हूं, बंसल साहब से भी, देवनाथ साहब से भी, कि उस सिचुएशन में कहां पे कितनी मौतें हो सकती है, कितनी तबाही मच सकती है, या डिफेंस सिस्टम ऐसा है जो बचा सकता है। क्योंकि एक तो इजराइल का हम हमेशा सुनते आते हैं, आयरन डोम की बात होती है, लेकिन आयरन डोम को भी भेदा गया है कई बार। तो किस तरह की तबाही हो सकती है अगर ये वॉर हो जाता है तो। और इसमें मेरा भी एक सवाल रहेगा, हम बंसल सर के पास चलेंगे, उसके बाद देवनाथ सर से जवाब लेंगे। बंसल सर, ये जो लंबा खिंच रहा है ये युद्ध की शुरुआत को लेकर, जैसा कि संदीप जी बता रहे थे, जो देरी हो रही है उस देरी से फायदा किसको मिल रहा है? क्या ईरान अपनी सुरक्षा की तैयारियां ज्यादा मजबूत करता जा रहा है, या फिर अमेरिका को फायदा हो सकता है इसका कि वो और पुख्ता रणनीति के तहत वो युद्ध में उतरेगा? ये फायदा तो ईरान को ज्यादा हो रहा है। ईरान अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है, उसके जो है बयान बदल रहे हैं, उसको जो है रसिया से वेपन्स आ रहे हैं, उसके पास में जो वहां से वैगनर फौज आ रही है रसिया से आ गई है, और उनको चाइना का से भी वेपन्स मिल रहे हैं। उधर से किम खड़ा हो गया है। दूसरा, उन्होंने धमका करके या कैसे भी डरा करके जितने भी अरब ममालिक हैं या जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं उनको भी धमकाया डराया है। तो इस प्रकार से देखते हुए फायदा तो ज्यादा जो है ईरान को हो रहा है। और जो रेट्रिक या जो एक उन्होंने बनाया है और जिस तरह की वो बात कर रहे हैं दिन पे दिन बढ़ते, जैसे पहले वो कह रहे थे कि जी ठीक है हम न्यूक्लियर के ऊपर में बात कर लेंगे, 3 साल के लिए हम बंद कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो न्यूक्लियर संवर्धन जारी रखेंगे, ये तो हम इसको भी नहीं करेंगे, न्यूक्लियर संवर्धन को नहीं मानेंगे, प्रॉक्सी को नहीं मानेंगे, प्रॉक्सी को भी जारी रखेंगे, मिसाइल भी बनाते रहेंगे। तो इन सब तो फिर बातों को बातचीत हो देखते क्यों रही है बंसल सर? बातचीत इसलिए हो रही है कि बातचीत के लिए ज्यादातर जो समय है, अब अमेरिका अपनी स्थिति को और पूरा ये आंकलन कर रहा है कि हमें सफलता मिलनी चाहिए, कहीं भी कोई लूप होल ना रह जाए। जैसे पहले इब्राहिम लिंकन आया, फिर वो जॉर्ज वाशिंगटन को, फिर रूजवेल्ट को, उनको सबने जो अपने एसेट्स को जो है भेजा है, तो वो अपने आप को वो इतना मजबूत कर रहे हैं कि हमारा ये असफल ना हो। फिर वो ये भी सोच रहे थे पहले, जो अमेरिका का तो सोचना था कि अगर हम यहाँ पे जो विद्रोह की आग है उसको, हालांकि वो नहीं भड़की, कि उसको और भड़का दिया जाए, या जो वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं उनको भड़का दिया जाए। तो वो सब कुछ सोचते हुए अमेरिका अभी एक सोच रहा है कि पूरा फुल कॉन्फिडेंस उनके अंदर में नहीं आया है अभी, कि हम जो अटैक करेंगे उससे हमको सफलता मिलेगी। वो किसी भी तरह से चांस नहीं लेना चाहते, असफल नहीं होना चाहते। तो इस वजह से ये टाइम हो रहा है, ये लग रहा है। क्या क्या हुआ अब आप देखिए, जैसे उसने कहा कि भाई जो हम अपने अब्राहम लिंकन को हम आदर्श कर देते हैं, ट्रांसपोंडर बंद कर दिए, पता लगा जो है ईरान के ड्रोन ने गए वहां पे, उन्होंने ढूंढ निकाला और उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, हालांकि अमेरिका ने उसको मार गिराया। तो अब इस तरह से एक जो वो अपनी स्ट्रेटजी चल रही है, जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, ही अपने को सेफ डे कर रहा है। वो चाहता नहीं किसी भी तरह का उनका एसेट्स को डैमेज हो, या उनके जो है लोगों की वहां पे किसी की जवान से या सिपाहियों की मृत्यु हो। तो उन सब बातों को देखते हुए बहुत सेफ प्ले करने की वजह से डिले हो रहा है ये। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अगर जिस तरह से पोस्चर अभी, हालांकि काफी इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं ईरान के ऊपर, इनके जो 23 जो शैडो फ्लीट्स थे ऑयल के लिए, उनके ऊपर भी सैंक्शन, उसके बाद भी जैसे और ईरान भड़कता ही जा रहा है, कुछ कम नहीं हो रहा जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो अब अमेरिका के पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि वो
अटैक बिना करे ही इसको, ना तो फेस सेविंग है उनके पास में अभी डिवाइस के, उनकी कोई बात ही नहीं मानी जा रही, और ना ही आगे के लिए जो और मुश्किल होगा इतना बड़ा बिल्डअप करने के लिए। तो अब आर या पार की बात है, अब तो अमेरिका को रिस्क भी लेना पड़ेगा कि अगर हम सफल हो जाएं तो भी ठीक है, अगर किसी तरह से सफलता पूरी ना मिले तो भी अटैक तो अमेरिका को करना ही पड़ेगा, जितना बिल्डअप है। जो इसराइल का प्रेशर है, इसराइल बंसल साहब, ये समझता है अभी, इसराइल ने तो यहाँ तक भी जो उनके कुछ लीडर्स हैं उन्होंने बयान दे दिया है, अगर अमेरिका बैकआउट करता है तो हम अपने तरीके से जो है फिर अटैक जरूर करेंगे। अब क्या बंसल साहब, अटैक मामला करेंगे? और फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरान के लिए, ट्रंप के लिए और प्रेशर होने वाला है। ईरान के जो न्यूक्लियर चीफ हैं उनका अभी अभी स्टेटमेंट आया है, ईरान रेडी टू डाइल्यूट हाईली इनरिच्ड यूरेनियम इफ ऑल सैंक्शंस लिफ्टेड। अब सैंक्शंस तो इन्होंने सालों से इतने सारे लगा रखे हैं। इन्होंने कहा है न्यूक्लियर चीफ ने, ईरान के न्यूक्लियर चीफ ने, कि अगर आप सारे सैंक्शंस हटा देते हो देन वी आर रेडी टू डाइल्यूट हाईली इनरिच्ड यूरेनियम। ये इनका स्टेटमेंट आ गया। ट्रंप फंस गए। बिल्कुल सही कहा आपने, वही बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने ये कही है। जो पहले इन्होंने, उनकी डिमांड इसलिए बढ़ती जा रही है कि हम एनरिचमेंट भी तब करेंगे जब हमारी सैंक्शन हटा दी जाएंगी। हाँ, और अगर पूरा का सैंक्शन, पूरा, क्योंकि ये तो सालों हाँ, अगर से सैंक्शन चला रहा है, इनको सैंक्शन बर्बाद ही हटा किया दी गया तो है। फिर अमेरिका के पास गया, फिर तो ईरान और तगड़ा हो जाएगा। भाई सैंक्शन हट तो के अब तो आपको, ट्रंप और ज्यादा फंस गए। ये तो नहीं कह सकते वो फंस गए, फंसने की तो बात नहीं कहेंगे, क्योंकि फंसने का तो कोई मतलब ही नहीं है। फंसने का इसलिए मतलब नहीं है, उन्हें और करना क्या था, मतलब और तो उनके पास कोई चारा ही नहीं था ना। बंसल उनके सर, पास ऐसा तो नहीं चारा नहीं था, तो वो तो यही सोच के चले जब कि भाई हमने सैंक्शन वगैरह लगाया और हमें उनके ऊपर अटैक करना ही है, तो ये जी। फंसने की बात नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अब जो है ना, उनको हर हालात में किसी तरह से जो अब ये लड़ाई अवॉइड नहीं हो सकती, उनको अटैक करना ही पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं, फंसना ना। ये तो उन्होंने पहले दिन से कह दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए अब जो ये इमिनेंट है कि अटैक होगा, जरूर होगा, और जल्दी ही होगा, कि ज्यादा दिन तक सेना को भी इतनी तैयारी में नहीं रख सकते, वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। वो सेना के अंदर में भी जो फटीग आ जाती है, तो अब जी। ये बस किसी भी टाइम अटैक हो सकता है, जल्दी हो सकता है 11 से पहले ही हो जाए। आज 9 है, 10-11 को ही कर दे वो अटैक, क्योंकि जब ईरान अपनी खुशी मना रहा होगा, उनका यूफोरिया होगा, उस तरह भी अटैक कर सकते हैं। या हमने कोई बाहर आए ओपन फील्ड में किसी को संबोधित करने के लिए, उस समय कर दें। तो ये अब देखने वाली बात है कि विद इन ए वीक तो मुझे लगता है कि जरूर अटैक हो जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन में अटैक हो जाए। Back to you। बिल्कुल बंसल सर, देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, ये जो हम बात कर रहे थे कि ईरान और अमेरिका किसे फायदा हो सकता है, जो युद्ध अभी टलता जा रहा है, जो समय मिल रहा है दोनों देशों को, उसमें कौन सा देश किस ओर आगे बढ़ रहा होगा, कितने सुरक्षा तंत्र अपने मजबूत कर रहा होगा। और इसके साथ ही एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि व्हाइट हाउस फैसला ले चुका है, बस वो टाल रहा है, या फिर वो असमंजस में है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारे कई सारे मेहमानों ने यह भी कहा कि हो सकता है कि ट्रंप असमंजस में हो, फैसला ले ना पा रहे हो। हाँ वैभव जी, देखिए, किसी भी छोटे देश के लिए लगातार हाई अलर्ट पे रहना बहुत मुश्किल है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। 2-3 छोटी छोटी चीजें बताता हूं, दर्शक समझ जाएंगे। जैसे कि एक रेडार सिस्टम है, आपने उसके एंटेना को चला दिया, तो आपने जो रेडार को ऑन कर दिया, तो आप उसको लगातार 8 घंटे चला सकते हो, लगातार 12 घंटे चला सकते हो, उसके बाद उसको स्विच ऑफ करना पड़ता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तरह से, हमारे सबके घर में एक वॉशिंग मशीन है, एक टीवी है, तो हर मशीन को उसके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को रेस्ट देना पड़ता है। जी। तो होता क्या, छोटे देश हैं जैसे ईरान है, उनको अपने रेडार सिस्टम बीच बीच में ऑफ करने पड़ते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, एक मिसाइल सिस्टम है, लॉन्चर है, वो दूर, जाहिर बात है उसको मेन बेस में नहीं रखा जाता, दूर जंगल में, पहाड़ों में लॉन्चर को लगाया जाता है ताकि दुश्मन का एयरफोर्स आके उसको आसानी से तबाह ना कर पाए। अब दूर जहां पे लॉन्चर लगाया गया है, जंगल में, पहाड़ में, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, बहुत ही आम बात है। तो जनरेटर है, जनरेटर लगा के रखा जाता है। अब इस जनरेटर को आप लगातार कब तक, कितने घंटे चलाओगे? हैवी ड्यूटी जनरेटर है, आपने उसको 12 घंटे चला लिया, 24 घंटे चला लिया, तो फिर थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है।
या उसमें ब्रेकडाउन भी तो हो सकती है ना, उसका रेडिएटर लीक करने लग जाएगा जनरेटर का, या उसका जो इंजन है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, या उसका जो स्पार्क प्लग है वो मिसफायर करना शुरू हो जाएगा 48 घंटे चलने के बाद। तो जैसे उस जनरेटर को भी रेस्ट देना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, फॉल्ट एनालिसिस के ठीक करना पड़ता है। तो ईरान है, उनके जो लॉन्चर्स हैं, मिसाइल्स हैं, रेडार्स हैं, सब थक जाते हैं। हम में से जो एयरफोर्स में रह चुके हैं, जनरल बंसल आर्मी में रह चुके हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जवान ही थक जाते हैं, जवान थक जाते हैं, अफसर भी थक। एक जवान को आप बंदूक देके बॉर्डर पे खड़ा कर दीजिए, बोले 12 घंटे ड्यूटी कर ले, खुशी से करेगा। 36 घंटे ड्यूटी कर ले, खुशी से कर लेगा। 48 घंटे में वो ड्यूटी करेगा, खुशी से करेगा, लेकिन उसकी पलकें झपकने लगती हैं। तो चलो ह्यूमन तो थक जाते हैं, मैं मशीन के थकने की बात कर रहा हूं। तो ईरान को वो थकाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उनके फौज के ह्यूमन एलिमेंट हो या उनके फौज के मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक अंश हो। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। जैसे कुछ मिसाइलें होती हैं, उनमें लिक्विड फ्यूल भरा जाता है। इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी के पास भी है, डीआरडीओ या कोई भारत डायनेमिक्स बनाकर दे देती है लिक्विड फ्यूल। अब ये लिक्विड फ्यूल जो मिसाइल में भरा जाता है बहुत हाईली कोरोसिव होता है, यानी जब आपने मिसाइल में भरा तो टैंक जो है वो अंदर से गलने लग जाता है, पिघलने लग जाता है, कोरोजन, जंग जैसी एक परत बनने लगती है। तो नियम क्या होता है कि मिसाइल में आपने ये लिक्विड फ्यूल तभी भरना है, कई सॉलिड फ्यूल के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि तभी भरना है मिसाइल में, खासतौर से जब वो जमीन से जमीन पे मार करने वाली मिसाइलें हों या जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल हो, लॉन्ग रेंज वाली। आपने भरना कब है? जब दुश्मन का हमला इमिनेंट है, यानी युद्ध डिक्लेयर हो गया, 12 घंटे 6 घंटे फ्यूल भर दो। लेकिन वो मैन्युफैक्चरर जो है उसी के किताब में लिखा हुआ है कि अगर उसके बाद अगर वो मिसाइल अगले 72 घंटे में या 96 घंटे में लॉन्च नहीं की गई तो वो जो फ्यूल है, उसके जो फ्यूल पंप है वो चोक हो जाता है, उसमें जो फ्यूल जेट होते हैं जिससे कि इंजन के अंदर वो फ्यूल स्प्रे होता है, वो चोक होने शुरू हो जाते हैं। ये हम में से जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है हम समझ सकते हैं। तो उसमें मैन्युफैक्चरर की किताब में लिखा होता है कि 72 या 96 घंटे के बाद आप उसको डीफ्यूल कीजिए, पंप को साफ कीजिए, फ्यूल सिस्टम में जो फ्यूल स्प्रेयर डिवाइस है उसको साफ कीजिए, रीअसेंबल कीजिए। तो बता क्या रहा हूं कि अमेरिका की कोशिश है कि ईरानियन मिसाइल्स को इस तरह से 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक अलर्ट में रख के उनको थका देना, मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थका देना। जी और फिर एक सरप्राइज अटैक करना। लेकिन जी इसमें खर्चा कितना आता है, थोड़ा सा अगर आप आइडिया दे सके कि अमेरिका अभी इस वक्त अगर 3-3 इतने बड़े बड़े युद्धपोत वहां लेकर बैठा है, थार्ड लगा रहे हैं, बाकी सारे डिफेंस सिस्टम्स लगा रहे हैं, तो ट्रम्प कितना पैसा फूक रहे हैं प्रतिदिन? एक अंदाजा आप दे सकते हैं क्या कि दोनों देशों का क्या खर्चा हो रहा होगा लोगों, क्योंकि वो तो लोगों के टैक्सेस पे ये हो रहा है, जो लोगों का पैसा है उस पे हो रहा है, तो कितना खर्चा कर रहे होंगे ट्रम्प ये दिखाने के लिए? बहुत ही अच्छा सवाल है, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसलिए हंस रहा हूं। जी जी देखिए इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा। जब ऑपरेशन सिंदूर, जब ऑपरेशन सिंदूर पर जब कॉमा लगाया गया जी तो भारत सरकार ने एक बयान दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अब देश के लोग सोचते हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये पाकिस्तान कल गड़बड़ी करेगा तो इनको फिर से पीट देंगे। ऐसा नहीं है। होता यह है कि अगर भारत सरकार ने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, आप खर्चे की बात कर रहे हैं, उसी पॉइंट से बोल रहा हूं, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी यही नियम दुनिया के सब देशों पर लागू है। जब भारत सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ तो नीचे डाउन द लाइन एयर मार्शल साहब एयर कमोडोर को बताएंगे, एयर कमोडोर जो हैं वो ग्रुप कैप्टन को बताएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल को बताएंगे, मेजर जनरल ब्रिगेडियर साहब को डाउन द चेन बताएंगे, भाई अलर्ट रहो। तो हो क्या रहा है, होता क्या है? ऑपरेशन सिंदूर हम कहते हैं खत्म नहीं हुआ, उसका मतलब कैप्टन साहब, मेजर साहब यानी फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर का तक जाते जाते उसका ऑर्डर का मतलब है भाई रडार चलाते रहो, रुकना नहीं है भाई, मिसाइलों को लॉन्च पोजीशन में रखो, मिसाइलों को रेस्ट मत दो
भाई जनरेटर चला के रखो, रेस्ट मत दो। दूसरी बात, देखो जब ये जैसे सिंदूर की बात कर रहा हूं, हाई अल्टीट्यूड में, कोल्ड में ये मिसाइलें सब रेडार्स तैनात होती हैं, आर्मी के टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां, इनका ग्रीस जम जाता है। इनमें जो रबर कंपोनेंट है, सील्स, गास्केट्स, प्लास्टिक कंपोनेंट, ये सब ब्रिटल हो जाते हैं एक्सट्रीम ठंड के मारे। क्योंकि नॉर्मली टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां, एयरफोर्स की मिसाइलें नॉर्मली एक हैंगर में शेड के नीचे रहती हैं, लेकिन अब आपने इनको डिप्लॉय किया हुआ है बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, तो खुले में खड़ी हैं, धूल गिर रही है, गर्मी लग रही है, ठंड लग, तो बहुत खर्चा जो आप बोल रहे हैं, नेशन को ये खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। ये खर्चा ज्यादा नहीं है, लेकिन चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, देश को, राष्ट्र को ये खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। और वो जो खर्चा है वो परिप्रेक्ष्य में इस तरह से फिट होता है कि भाई ये तो खर्चा करना ही है। जी जी, लेकिन जैसे मैं इसलिए पूछा था, बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने तो बहुत दिनों से और बहुत लंबी यात्रा कराई अपने वॉरशिप्स की, इतने बड़े बड़े वॉरशिप्स, इतने सारे जेट्स जो कि लगभग पूरे वेस्ट एशिया में है, साइप्रस तक में भी, और यहाँ तक कि जर्मनी में भी सुन रहे हैं कि वहां पर भी इन्होंने अपने जेट्स उतारे हैं। तो जब ये पूरा ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ है और इन्होंने अपने ऊपर तो एक तरीके से प्रेशर ले लिया है, एक प्रेशर तो ट्रंप के दिमाग में चल ही रहा होगा कि अगर मैंने अटैक नहीं किया तो मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी यूएस में। देखिए, ट्रंप बहुत चतुर हैं, और उनके पास पूरा राजनीतिज्ञों का, कूटनीतिज्ञों का और पॉलिटिशियन का ग्रुप है जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बहाने हजार होते हैं। एक तो ऑपरेशनल नेसेसिटी बोलकर इन सबको रेगुलराइज कर दिया जाता है, यानी डाउन द लाइन कोई भी रजिस्ट ना करे। विरोधी पक्ष चीची करेगा तो उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाना देकर ट्रंप जो है वॉशिंगटन में, कांग्रेस में चुप करा देंगे। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। होता क्या है मैं बताता हूं, आपने सही बताया है। देखिए, शायद मैं जनरल बंसल और निपुण जी का समय खा रहा हूं, और 1 मिनट में बिल्कुल, बताता अभी हूं। निपुण जी के पास चलेंगे। देवना सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। हमारे ऑडिटर भी हमसे पूछते हैं कि आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हो। हम क्या करते हैं कि उनको भारत सरकार की किताब खोल के दिखा देते हैं। कैग वाले आते हैं और छोटे छोटे, है ना, बहुत छोटे छोटे ऑडिटर आते हैं। आप क्या बताऊं, किसी की औकात सेक्शन ऑफिसर के बराबर होती है, किसी की और औकात यूडीसी के बराबर होते हैं। कुछ ऑडिटर जो हैं एलडीसी की औकात के होते हैं। वो आके पूछते हैं कि आप ये कर क्या रहे हो जी। तो हम उनको भारत सरकार का ही दिखा देते हैं कि हमारी जो ऑपरेशनल रेडीनेस है उसके लिए भारत सरकार ने कहा है कि जूनियर्स की ट्रेनिंग ऐसे होगी, सीनियर्स की ट्रेनिंग ऐसे होगी, तो ये खर्चा मैंडेटरी है। हम उनको ब्रेकडाउन देते हैं। ऐसा ही कुछ ट्रंप भी पर्दे के पीछे कांग्रेस में विरोधी पक्ष को, यानी डेमोक्रेट्स को बता देंगे। बिल्कुल देवनाथ सर, और निपुण जी के पास चलेंगे। निपुण जी, आप इतने धैर्य से सबको सुन रहे थे और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे, आपका बहुत धन्यवाद। हम अभी नागेंद्र जी पैसे की बात कर रहे थे। पैसे की कमी तो अमेरिका के पास खैर नहीं है। अच्छा बजट उनका देखा जाए लोन में है भाई, तो दुनिया के फिर भी वो $800 अरब से ज्यादा तो रक्षा बजट पे ही खर्चा कर रहे हैं। दुनिया के बाकी देशों को हम मिला लें तो शायद सबका मिलाकर भी इनसे कमी होगा। निपुण जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, पहले तो मैं कहूंगा यूके देवनाथ जी को और बंसल जी को मैं हमेशा सुनता आया हूँ, अब से नहीं, बहुत जमाने से, और मुझे अच्छा लगता है उनको सुनना। उनके अनुभव का कुछ जानकारी मिलती है, जिसकी जानकारी मुझे उस सेना में जाने के बाद मिलती, मैं नहीं जा पाया। चलिए, आपने जो प्रश्न किया था कि निश्चित रूप से अमेरिका का बजट काफी बड़ा बजट होता है। और देखिए, मैं तो वर्ल्ड में 3 ही कंट्री को मानता हूँ, सिंपल भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं सुपर पावर, जिनको हम लोग बोलते हैं। देखिए, सुपर पावर बनने के लिए आपको केवल पैसे में नहीं, बल्कि एक चीज और होती है, वो होती है, उसको सिंपल भाषा में कहूँ तो लठ बजाने की क्षमता। वो लठ बजाने की क्षमता 3 ही देशों में है, अमेरिका में, रशिया में और इजराइल में। क्यों? क्योंकि अपने डिफेंस में अच्छा खासा बजट अपना क्या करते हैं, खर्च करते हैं, और उसी के बलबूते ये क्या करते हैं, अपनी जो एक है ना लीडरशिप कह लीजिए, अपना हेजेमोनी कह लीजिए, या अपना जो दबदबा है वो बना के रखते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला में क्या किया, गए उठा के लिया है, किसके दम पर? अपनी सैन्य क्षमता के दम पर। अब वेनेजुएला के तेल में पूरा कब्जा किसका है? अमेरिका का कब्जा है। ये इसी तरह से दुनिया में जहां जहां भी इनको लगेगा कि रिसोर्सेज
ग्रीनलैंड पर अमेरिका किस मुद्दे पे बात कर रहा था? अपनी सेना के दम पर। आप देखिए कि और भी, चाहे वो कनाडा की बात करें, मैक्सिको की बात करें, तमाम जगह अमेरिका उसी सैन्य क्षमता के दम पर मानता है। और देखिए होता क्या है, हम लोग अपनी सेना बनाए हैं, हमारा मकसद कुछ और तरीके से है, लेकिन ये लोग अपनी सेना जो बनाए हैं, इनका कहना है सेना है तो मार्गेंटू एक हुए पॉलिटिकल साइंस में थिंकर, उनका कहना यह है कि शक्ति अर्जित की है तो शक्ति का प्रदर्शन करना भी जरूरी है और शक्ति का यूज करना भी जरूरी है। तो अमेरिका, रशिया, ये उस तरह के देश हैं जो शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं, उसका यूज भी करते हैं। तो अमेरिका पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लोन में है, ठीक है, ये लोन का चीजों को करने के लिए यही तो अमेरिका प्रयास कर रहा है। मेगा क्यों कर रहे हैं? जी अमेरिका जी क्यों जी जगह जगह पर रिसोर्सेज पे कंट्रोल करने की बात कर रहा है? अमेरिका इसलिए कंट्रोल करने की बात कर रहा है कि मेरे पास जो भारी हाथी मेरे पास में है सेना का, उसके लिए मुझे रिसोर्सेज चाहिए, देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो उसका एक ही तरीका है, हम सेना में कटौती नहीं करेंगे, हम अपने खर्चों में कटौती नहीं करेंगे, बल्कि हम रिसोर्सेज पे कंट्रोल करेंगे, हम आने को संसाधनों पे कंट्रोल करेंगे। तो सेना को रखने का मकसद, और देखिए ईरान जो है वो अमेरिका की आंखों में चुभता हुआ एक नासूर की तरह से है। और अभी जो देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है, मैं एक इंटरेस्टिंग बात थोड़ा सा अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी लेके चलता हूँ आपको। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बहुत भारी वोटर्स हैं, बहुत भारी लॉबी है जो डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन करती है, वो है ज्यूस की। और आप देखते भी होंगे डोनाल्ड ट्रंप खुलकर ज्यूस को समर्थन करते हैं, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप तो ये तक बोले कि मेरी बेटी ने खुद ज्यूसिज्म स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और वो कहीं ना कहीं व्हाइट सुप्रीमेसी की ओर भी लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। और आप मानकर चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में अमेरिका इजराइल की जो जुगलबंदी है वो और ज्यादा मजबूत होगी। अब इजराइल की आंखों में खटकने वाला देश कौन है? आपका ईरान। इजराइल को लगता है कि मेरे वजूद को अगर कोई चुनौती देगा इस रीजन के अंदर तो वो केवल और केवल कौन है? आपका ईरान है। ईरान जब तक रहेगा तब तक मेरे पास क्या रहेगी? टेंशन रहेंगी। ईरान ने तो तैयारी, इजराइल ने तैयारी की हुई थी कि हम ईरान पे अटैक करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इजराइल के पास उतने भारी बॉम्बर्स नहीं है जो ईरान के पूरे एटॉमिक प्रोग्राम को क्या कर दें? डिस्ट्रॉय कर दें। देखिए ईरान कितना भी कह ले कि हम पीसफुल वर्क के लिए अपने एटॉमिक वेपन और एटॉमिक प्रोग्राम को चला रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि जितना आपका एटॉमिक इंक्रीजमेंट होना चाहिए था उससे ज्यादा कर रहा है, जिसमें पता चलता है कि ये बम बनाने की स्थिति की ओर है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में केवल एक ही देश है पाकिस्तान जिसके पास एटॉमिक वेपन है। और आप जानते हैं पाकिस्तान जो है उसकी नजदीकी सऊदी से ज्यादा है इन द कंपैरिजन ऑफ द ईरान। हालांकि पड़ोसी हैं, लेकिन पिछले दिनों आपको याद भी होगा ईरान पाकिस्तान आपस में लड़ भी गए थे। और जी पाकिस्तान कहीं ना कहीं वो सुन्नी जो है बहुलता आपका की वजह से ऐसा होता है निपुण जी। सुन्नी बहुलता तो एक रीजन है ही, लेकिन उसके अलावा और भी बड़े रीजन हैं। देखिए वो होता क्या है कि सऊदी भी जानता है कि ईरान नेबर कंट्री है पाकिस्तान का, और सऊदी को चैलेंज कोई करता है तो ईरान करता है। शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट तो हजारों सालों का है, लेकिन इस रीजन में अपने प्रभुत्व को जमाने का। तो सऊदी इसलिए पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाता है कि किसी भी स्थिति में ईरान को हम काउंटर कर सके। तो बहुत सारे इक्वेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ईरान भी जानता है कि अगर मेरे पास एटॉमिक वेपन नहीं होगा तो मैं अपने आप को बचा के नहीं चल सकता। अमेरिका मेरी पॉलिटिक्स में, इजराइल मेरी पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता रहेगा। अब देखिए ईरान के पास में आज प्रॉक्सीज तो रहे नहीं है, हिजबुल्लाह भी एकदम से किनारे लगा दिया गया है, हूतीज भी किनारे लगा दिए गए हैं, हमस भी किनारे लगा दिए गए हैं, उतने पावरफुल वो रहे नहीं है। तो अब ईरान के पास में क्या है? अपना हुतीस तो सर अभी भी काफी काफी दमदार हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं, B-2 बॉम्बर्स भी गिरा रहे हैं, रेड सी में उनका आतंक है और कोई भी शिप आता है तो फिर यूएस का बैकस्टेप पे नजर आता है। हुतीस तो अभी हैं दमदार। नहीं नहीं, देखिए एक्चुअली हुतीस का जो पहले दमखम था, आप याद कीजिए 2015-16 का दौर एक बार देखिए हुतीस के हमलों को और आज के हमलों को देखिए, काफी अंतर आपको दिखाई देगा। अब बात क्या, देखिए अब हुतीस हैं अगर थोड़ा बहुत यमन में है भी तो, लेकिन आपका हिजबुल्लाह एकदम किनारे लग गया है, हमस का कुछ अता पता नहीं है। तो जो ईरान की ताकत थी प्रॉक्सीज के माध्यम से अपने प्रभाव को बनाए रखने की, वो खत्म हो चुकी है। तो ईरान को भी पता है कि मुझे अपने आप को अगर यहाँ पे बनाए रखना है तो मुझे अपने एटॉमिक वेपन्स को बनाना होगा। अब इसको बनाए रखने के लिए अमेरिका रोकता है, और अमेरिका के रोकने की वजह है इसराइल, क्योंकि ईरान का कहना है कि हम उठा के इसराइल को समुद्र में मिला देंगे, इसराइल को फेंक देंगे। तो जब वो उस प्रकार की बात बोलता है ईरान, तो इससे इसराइल को एकदम निश्चिंत टेंशन होगी, निश्चिंतता खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इसराइल तो इस बार बिल्कुल संकल्प लेके बैठा हुआ है कि 2026 में ईरान को हमको साफ कर देना है,
और इजराइल ये चाहता है कि ऐसी गवर्नमेंट बन जाए जो आपको याद होगा 1979 से पहले जो रजा पहलवी जैसी गवर्नमेंट है, तो वैसी गवर्नमेंट आ जाए जो अमेरिका और हमारे साथ संबंध अच्छे रखे और हमारे साथ मिलकर चले, या फिर वहां पे क्या है कि कोई बिल्कुल क्योस की स्थिति बन जाए। तो मुझे लगता है क्योस की स्थिति बनना वो इस्लामिक कंट्रीज नहीं चाहते कि क्योस की कंडीशंस बने, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा इस्लामिक कंट्रीज पर पहुंचेगा। और जो बंसल सर बोल रहे थे कि वहां पर दोबारा से हो सकता है रिवोल्ट हो जाए या इस प्रकार की चीजें जो अलग अलग देशों में है, तो इस सिचुएशन मुझे लगता है अमेरिका टाइम वो जो अभी यूके देवराज जी ने पूरा बताया कि कैसे भी करके ईरान को थका दिया जाए ताकि ईरान के जो जेट वगैरह हैं वो थक कर बैठे और फिर अमेरिका के द्वारा क्या किया जाए, लो भैया वी आर रेडी और हम लोग तुम पे ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। तो बिल्कुल उस तरह निपुण की जी, conditions समय की कमी है सर, एक आखिरी सवाल लेंगे आप तीनों मेहमानों से। और मेरा एक और सवाल है बिल्कुल। जो मैं उसमें ऐड करूंगा। मैं तीनों पैनलिस्ट से ये भी जरूर पूछना चाहूंगा कि देखिए अटैक तो होना ही है, ये आप तीनों अग्री करते हैं, लेकिन अगर ये वॉर होती है तो ये एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है कि नहीं, क्योंकि चाइना की स्थिति या चाइना कितना घुसेगा, रशिया कितना घुसेगा, जो खुद ही वॉर लड़ रहे, 4 साल होने वाले हैं, फरवरी आ ही गया 22 तारीख को। तो वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं, या वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति होगी कि नहीं, कि बस अगर कोई घुसता नहीं तो ईरान का खात्मा तो तय है। बिल्कुल। और नागेंद्र जी के सवाल के साथ मेरा भी एक छोटा सा सवाल होगा। पहले हम निपुण जी से उसका जवाब लेंगे, फिर बंसल सर से, फिर देवनाथ सर से, फिर अपनी बातचीत को खत्म करेंगे। निपुण जी, मेरा सवाल यह है कि अमेरिका जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने देखा है कि हर दशक में उसने कहीं ना कहीं जंग लड़ी है, उसकी सेना जंग के लिए तैयार रहती है या कहले अभ्यस्त है उस चीज की। लेकिन ईरान सीधे तौर पर जंग लड़ा था, वो आखिरी बार इराक से लड़ा था शायद 1980-88 के बीच में, और बाकी 12 दिनों की जंग ये हुई थी जो 2025 में हुई थी, उसमें सीधे सामना नहीं हुआ था। तो आप दोनों सेनाओं का अगर हम बता सकें कि कौन सेना, ईरानी सेना उतनी तैयार है, अभ्यस्त है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, ईरान के अगर आप देखेंगे तो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई है ईरान ने और ड्रोन्स हैं। इसके अलावा उनके अगर पूरे वेपन का आप जखीरा देखेंगे तो बहुत पुराना है। थोड़ा बहुत जो चीन ने उनको एयरक्राफ्ट वगैरह दे दिए हैं या रशिया ने दे दिए हैं उसके दम पर है, नहीं तो फंड्स है ही नहीं ईरान के पास में। 95 से सेशन झेल रहा है, और जब सेशन झेल रहा है, देखिए होता क्या है ना, जंग कोई भी हो वो अपने दम पर लड़ी जाती है। क्या है ईरान के पास रशिया को और चीन को देने के लिए? ठीक है कि वो एक अमेरिका को काउंटर करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है। चीन चाहेगा कि ईरान से उलझ जाए मैटर अमेरिका का और हम धीरे से ताइवान पे कंट्रोल कर लें। वो उस तरह की सोच रखेगा, ना कि आकर बैठेगा कि तो हाँ उनको एक मदद बहाना मिल जाएगा ताइवान पे अटैक करने का। हाँ मतलब कहीं ना कहीं उससे क्या उससे तलाशेगा, जो मतलब ये एक सिचुएशन है। कब जब तक कोई कंट्री किसी से इंटरनेशनल रिलेशन का सिंपल थ्योरी है गिव एंड टेक, क्या है ईरान के पास जो चीन को दे सकता है तेल के अलावा? बिल्कुल निपट जी। और जो नागेंद्र जी ने पूछा था कि अगर मान लीजिए अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से हमला करते हैं ईरान पर, तो ईरान के बचाव में कोई देश सीधे तौर पर आ सकता है या फिर नहीं? नहीं नहीं, देखो ओपनली जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वेनेजुएला को लेके भी आपने देखा, देखिए रशिया अपने मामले में उलझा हुआ है। चीन अभी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की इच्छा में नहीं होगा, क्योंकि चीन भी चाहता है कि मैं भी अपने मैटर को सॉर्ट आउट करूं, और चीन का पूरा फोकस एशिया में और अपनी सप्लाई चेन के ऊपर कंट्रोल करने का है, ना कि डायरेक्ट वॉर में कूदने का। चीन नहीं आएगा। बिल्कुल निपुण जी। दे रही है जी। सर अब बंसल सर के पास चलते हैं। बंसल सर, दोनों सवाल आपसे भी, दोनों सेनाएं कितनी तैयार है, खासकर ईरान की सेना जो पिछले कई दशकों से सीधे युद्ध नहीं लड़ी हुई है, उसके पास उसका अभ्यास नहीं है। और दूसरा सवाल नागेंद्र जी का था कि ईरान का सहयोग करने के लिए कोई देश आएगा जब जंग होगी, तो कोई विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनेगी? सवाल है, और निपुण जी ने इसका बहुत अच्छा जवाब दे दिया है कि कोई कंट्री उनको बचाने के लिए वहां नहीं आएगा। जब तक किसी को डायरेक्ट फायदा ना होता हो कोई कंट्री नहीं आएगा। दूर से सपोर्ट करते रहेंगे, थोड़ा चाइना ने कर दिया, थोड़ा रशिया ने कर दिया, एक ऑब्लिगेशन होता है, इन्होंने ड्रोन दिए, हम भी आपको S-400 दे देते हैं, लेकिन अपनी सेना को उतारना या मूव करना वो कोई नहीं करेगा। हाँ एक बात है, कोई थोड़ा सा भावुक हो गए या बिना ही किसी उसमें, जैसे किम जोंग आ जाए तो वो कहना जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, उनका मैं कह नहीं सकती। अच्छा, अब रही बात इसकी कि विश्व युद्ध नहीं होगा। विश्व युद्ध इसलिए नहीं होगा कि जब तक ये कंट्री नहीं आएंगे तो जो है उनका विश्व युद्ध होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और अमेरिका, जो निपुण जी ने भी बहुत अच्छी बात की है कि अमेरिका को युद्ध लड़ने का बहुत अनुभव है, चाइना को भी नहीं है और ईरान को भी नहीं है। तो इसलिए ईरान जो है वो धमकी जितनी दे रहा है उतना उसमें कोई दम लगता नहीं है। और इसके अलावा आपने जो बिल्कुल
निपुण जी ने एक बात बहुत और बढ़िया बताई है कि जो जो शक्ति का प्रदर्शन की सुपर पावर है। अब आप देखिए, जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो 30 ट्रिलियन डॉलर है और 900 बिलियन डॉलर ये खर्च करते हैं, जिसको 1000 या 1 ट्रिलियन करने जा रहे हैं रक्षा के ऊपर में। और ये जो कहता होता है ना, जो जैसे कि भाई कौन पूछेगा, ये तो एक पैसा है, सब को उन्होंने कहा हुआ है कि भाई हाँ इतना था। वो पैसा किस लिए खर्च होता है? वो 1 ट्रिलियन डॉलर जो है या 900। बंसल सर, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका इस चीज को एंजॉय करता है, उसको अच्छा लगता है कि हम वर्ल्ड पुलिस बनकर रहें, हर जगह जाकर हम ही सुलझाएं मामला, अपनी सेना भेज दें। देखिए, एंजॉय क्या, वो तो पावर तो सबको अच्छी लगती है ना। एवरीबडी वांट टू बी सुपर पावर एंड पावर के उसकी बात सब सुने। आप कहीं भी ले लीजिए, किसी समाज में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए कि पावर सबको है। वो अगर वो रियल अभी देखिए, अब पावर किसको अच्छी सी नहीं लगती। अब जैसे मान लिया रशिया है, रशिया की इकोनॉमी कितनी है या उनकी जीडीपी कितनी है, 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर होगी, लेकिन उन्होंने अपने सबसे सेकंड शक्तिशाली फौज बनाई हुई है और वो जो है अमेरिका को टक्कर देने में लगे रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो भी सब शक्ति का ही प्रदर्शन है। हालांकि रशिया में भी काफी प्रॉब्लम पहले भी हुई हैं और उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, उसके बाद भी जो है रशिया जो रखता है। और बहुत सारे कंट्री हैं जो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, लेकिन मजबूरी में, जैसे जापान है, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी वो अमेरिका को दी हुई थी, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे। और जैसे सऊदी अरबिया है, वो इकोनॉमी पे ध्यान देता है। ईरान जो है वो अपने लोगों को भूखा मार के जो प्रॉक्सी के ऊपर में पैसा खर्च करता है और लड़ाई लड़ने को। तो ये जो इंडिविजुअल एक अपनी, अब आप हमारे पड़ोस में देखिए, जब बांग्लादेश एक टाइम में जो उसने अपनी इकोनॉमी को बढ़ा लिया, जबकि वो बाद और इसने जो पाकिस्तान ने अपने को बर्बाद कर लिया, क्योंकि वो लड़ाई लड़ाई के मूड में रहे बांग्लादेश जो है इसमें। तो ये सब अपनी किस देश का, कंट्री का लीडर कैसा है, उनकी मानसिकता कैसी है, वो चाहते क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारा जो है खेल है इसी बात का कि हाँ हम, और जो खेल कोई खेलता है बिना पैसे के अपनी जनता को दुख में डालने के, तो वो कोई ठीक बात नहीं है। कि पहले आप अपनी खाने पीने की, अपनी जनता का ध्यान रखिए, लड़ाई बात की बात है। बिल्कुल। देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर, हमारी इस बातचीत की आखिरी एक टिप्पणी, और जो दोनों सवाल है उस सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए। आप एक दिन बता रहे थे, इसी शो में बता रहे थे कि इराक वाला युद्ध जिन ईरानी सैनिकों ने लड़ा था, आज वो सेना में बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं, तो उनको तो अभ्यास है, लेकिन जो एक नई खेप आई होगी, जो युवा होंगे ईरान के, उनके पास तो अभ्यास नहीं होगा युद्ध का। लेकिन उधर अमेरिका को देखें तो अमेरिका के सैनिकों की तैनाती ही शुरू होती है, अमेरिका के बाहर से उनको लगातार लड़ाई झगड़े का उनको अधिक अनुभव रहता है। वैभव जी, देखिए, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बताता हूं कि जो मनोबल है वो किसी भी फौज का बहुत एसेंशियल हिस्सा होता है। अब जब यंग ऑफिसर्स की बात हो रही है, चाहे वो ईरान की आर्मी हो, उसके यंग कैप्टन हो, मेजर हो, या यंग जवान हो, वो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, इससे मनोबल ऊपर चला जाता है। जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं, उनको कैसे आप प्रेरित करोगे कि ईरान पर हमला करें? क्योंकि हर सोल्जर, चाहे वो सार्जेंट हो या कॉर्पोरल हो या वारंट ऑफिसर हो यूएस आर्मी का, वो ऊपर दिखता है और पूछता है, सर हम किस लिए लड़ रहे हैं, किस लिए हम ईरान पर हमला कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि मनोबल कम है, लेकिन मनोबल थोड़ा बवंडर की तरह बहने लगता है जी, क्योंकि उनको कारण नहीं। मैं आपको एक सेंटेंस से समझाऊंगा। जब हमारी आर्मी बांग्लादेश में घुसी 1971, ये कहना आप कह रहे थे कि अमेरिका दुनिया भर की पुलिसिंग करता है, हर देश करता है, क्योंकि फौज जो है वो डिप्लोमेसी का अंतिम तरीका है। हमने बांग्लादेश में अपनी फौज को भेजा, फौज हमारी हाईली मोटिवेटेड थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, बांग्लादेश को आजाद करा रहे हैं जी। इसी तरह से हमारी फौज जब श्रीलंका में गई, 1987-89 की बात है, तो जब हमारी फौज वहां ट्रिंकोमली में उतरी, तो हमारी फौज को जो एक 2 फीते वाला नायक है या 3 फीते वाला हवलदार है, आप उसको क्या करके, या यंग लेफ्टिनेंट है 2 साल की नौकरी, आप उसको श्रीलंका में जब भेज दिए, ट्रिंकोमली में भेज दिए, तो वो जाफना में सोच रहा है कि मैं यहां पर किस लिए भेजा गया हूं भारत सरकार द्वारा। यह अलग बात है कि क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी गई है,
तो वो लड़ता है वहां पर। तो ये एक डबल एज्ड तरीका है। अब क्या हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं फौज की मदद से दूसरे देशों? मालदीव क्लासिक एग्जांपल है, 1988 की बात है शायद। हमने हमारी कमांडो एंड स्पेशल फोर्स को मालदीव में भेजा था। उनकी जो सरकार थी उसको कुछ खतरा नजर आ रहा था आंतरिक, तो हमने उनको स्टेबिलिटी। तो हर देश अपनी फौज का इस्तेमाल करता है एज ए लास्ट रिजॉर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। जी। और उस सवाल का जवाब भी देवनाथ सर आप दे ही दीजिए कि पहले भी आप दे चुके हैं लेकिन आज भी दे दीजिए कि क्या ये युद्ध जो कई और देश भी जुड़ सकते हैं, फिर चाहे वो ईरान के साथ या ईरान के खिलाफ? भारत में बहुत अच्छा प्रेडिक्शन मशीन लगाया है जिसे कहते हैं फलोदी सट्टा मार्केट। जी। आज की तारीख में जो पैसे लग रहे हैं वो इस तरह से लग रहे हैं कि युद्ध नहीं होगा। ओके। बिल्कुल। तो आपने तो सीधे जवाब ही दे दिया कि युद्ध नहीं होगा। चलिए देवनाथ सर, आपका बहुत धन्यवाद वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आपसे अक्सर ही बात होती है इस शो में, आप लगातार आते ही रहते हैं। बंसल सर, आपका भी बहुत शुक्रिया अपनी बातें साझा करने के लिए हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ, और बाकी मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो नागेंद्र जी, देवनाथ सर ने तो कहा फलोदी सट्टा बाजार तो कह रहा है कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन हम जो जमीनी हालात वहां के देख पा रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं, कोई युद्धपोत तैनात कर रहा है। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले ही काफी सारे हमारे पैनलिस्ट ये भी बोला, नहीं हो सकता उन्होंने ये बोला होगा महायुद्ध नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है महायुद्ध ना हो, लेकिन जो युद्ध होने की बात है, अभी अभी पैनलिस्ट ने बोला कि युद्ध तो होकर रहेगा, अटैक तो होकर के रहेगा। बस अभी अब ट्रंप ये भांप रहे हैं कि वो कितने सिक्योर है, उनकी सेना कितनी सिक्योर है, कितना नुकसान हो सकता है। और जो जाहिर सी बात है, आप हर जगह पे ये अपने सिस्टम्स लगा रहे हो, अपने पेट्रियोटिक डिफेंस मिसाइल सिस्टम थाड आपने लगाया है, इतनी सारी सेना को आप लेकर के आ गए हो, ईरान में भी बंकर्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो देखिए, युद्ध तो होना है जहां तक हमें लगता है। बस ये है, आज हमने जो बात की थी, आज एप्स्टीन फाइल में क्या होगा, 11 तारीख को क्या होगा, बहुत सारी चीजें हैं। और ट्रंप का दिमाग जो है वो तो समझना हमारे बस की बात नहीं होगी। देखते हैं कि ट्रंप क्या डिसाइड करते हैं। काफ़ी कुछ केवल ट्रंप के ऊपर डिपेंड करता है या उनके जो सलाहकार हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। इजराइल चाहता ही है कि युद्ध हो, और अभी एक एक्सपर्ट ने बोला ही कि 2026 में उस ईरान को निपटा ही देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो। और अब ये भी इनको मालूम है कि चाइना और रशिया कोई इनका साथ देने अगर नहीं आ रहा तो ये निपटाना तो आसान है। बिल्कुल। और नागेंद्र जी, हमारे मेहमानों ने बहुत दिलचस्प जानकारियां बताई हैं, लेकिन देवनाथ सर ने जो बात बताई कि हो सकता है कि अमेरिका थकाने की कोशिश कर रहा हो ईरान को। आप उनके रिसोर्सेस, क्योंकि ईरान इतना अमीर तो है नहीं, और उनके पास रिसोर्सेस की काफी कमी है। अमेरिका के पास रिसोर्सेस, वो लगातार, वो हो सकता है 6 महीने भी अपने शिप्स को वहां पे रखे रहे तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला, और वो इजिली वहां सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ईरान का भी ईरान इतनी क्षति जरूर कर सकता है कि अगर 40,000 सोल्जर्स हैं और अमेरिका शायद उनको फिर से वापस ले गया, हटाने के बाद वापस लेकर के आए। अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले इमरजेंसी लागू हुई। अमेरिका ने बोला कि जितने भी हैं ईरान में यूएस के लोग, प्लीज आप जल्दी से जल्दी छोड़िए। तो ऑब्वियस ही बात है कि आप अपने लोगों को भी अगर हटा रहे होते हैं तो लास्ट वार्निंग होती है जब आप अटैक करने वाले होते हो। तो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है। और जो भी दोनों तरफ से तैयारियां हैं वो हमारे मेहमानों ने भली बात आपको बता दी है कि दोनों पक्ष क्या कुछ कर रहे हैं। अभी ईरान क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है। और फिर से आपको बता दें कि परमाणु वार्ता भी हो रही है दोनों देशों के बीच में। पहले दौर की वार्ता ओमान में हो चुकी है, दूसरे दौर की वार्ता भी होने वाली है। सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो ईरान के न्यूक्लियर चीफ हैं, उन्होंने बोला है कि हम अपना परमाणु का जो भी इनका एनरिचमेंट चल रहा है कंप्लीटली डाइल्यूट करने के लिए तैयार है। मतलब वो जो अमेरिका चाहता है वो करने के लिए तैयार है, बशर्ते जो 20 सालों से इतने सारे सैंक्शंस जिसने कि ईरान की स्थिति को खराब किया है, वहाँ की इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद किया है, ईरान के लोग इतनी गरीबी में जो जी रहे हैं, उससे ईरान चाहता है कि आप हमें छुटकारा दो, आप ये सारे सैंक्शंस हटाओगे तब हम ये डाइल्यूशन हटाएंगे, जो कि लगता नहीं है ट्रंप करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, दशकों से चली आ रही जो चीज है उसको वो हटाने वाले नहीं है। अगर ये ऐसा होता है तो जो हम बात कर रहे थे एक बार कि खामेनेई और ट्रंप साथ में दिखेंगे, तब ये जरूर हो जाएगा। लेकिन इसमें नागेंद्र जी, इसके ना होने की संभावना ज्यादा इसलिए भी लग रही है क्योंकि हम ट्रंप के स्वभाव को देखें, उनके काम करने के तरीके को देखें, तो वो कभी भी दूसरे के शर्तों के हिसाब से नहीं चलते हैं।
वो कहते हैं कि आप मेरी शर्तें मानिए इसीलिए। तब बात बनेगी। लेकिन मुझे वही लगता है कि ट्रम्प थोड़ा सा फंस गए हैं इस मामले में कि अगर आपको अटैक करना है और ईरान आपकी बातें माने जा रहा है, अगर वो जो पूरा मामला है परमाणु को इनरिच ना करने का, तो अगर वो करते तो फिर आपको शिकायत क्या है? आप हटाओ, लोगों को भी शांति से जीने दो, ईरान के लोगों को शांति से आप जीने दो, उनकी जिंदगी खुशहाल करो, आप भी खुशहाल रहो। ये लेकिन शांति का रास्ता लोग पसंद नहीं करेंगे। जो पावरफुल लोग हैं वो अपने पावर के लिए तो पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल। और युद्ध होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ दो देश ही नहीं लगे होते हैं, बहुत सारी हथियारों की इंडस्ट्री में बैठे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं युद्ध होते रहना चाहिए ताकि हमारे हथियार बिकते रहें, उनका इस्तेमाल होता रहे। उसमें भी एक चक्कर ये है कि जो जब बात हुई थी, जब ट्रम्प जीते थे इलेक्शन, तो उनके फाइनेंसर, उनको सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स कौन से थे? तो बात ये होती थी कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स, जो अमेरिका में सरकारें बनती है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की, तो उनके पीछे पैसा लगाता कौन है? जैसे भारत में भी लगाते हैं लोग, लेकिन बताते नहीं है, छुपाते हैं, बॉन्ड्स ये वो हर जगह से आप चोरी करते हैं पैसा या लगाते हैं इलेक्शन में। तो वहां पे क्या है कि आप क्लियरली बताते कौन किसको पैसे दे रहा है, कौन सी पार्टी में किसका पैसा जा रहा है। तो ये बोला जा रहा था कि जब ट्रम्प की जीत हुई तो ट्रम्प को जो बैक करने वाले लोग थे या जो बिजनेसमैन थे, वो ऐसे लोग नहीं थे जिनका कि हथियारों का धंधा था। तो ये सोचा गया था कि ट्रम्प हर जगह शांति लाएंगे, क्योंकि हथियारों से पैसा तो होना नहीं है, आना नहीं है, उनके बैकर्स उसको सपोर्ट कर नहीं रहे। बिल्कुल। तो कम हो गए, युद्ध कम होंगे पूरी दुनिया में, जो भी युद्ध हो रहे थे वो रुकेंगे। और ट्रम्प के बारे में ऐसा सोचा जा रहा था, ट्रम्प बोलते भी हमें तो कि 8 युद्ध मैंने ऑलरेडी रुकवा दिया है। लेकिन अभी जो हम स्थिति देखते हैं वो काफी डिफरेंट हो चुकी है। अब ईरान को लेके सनक तो बढ़ गई है, अचानक से जो सनक बढ़ी है, जैसे ही आपका गाजा निपटा उसके बाद अब ये यहाँ नया जो है इन्होंने अपना झगड़ा शुरू किया है। बिल्कुल। और ये भी बात हो रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार भी नहीं आता। आप अपनी सारी ताकत ईरान के इर्द गिर्द झोंक दिए हैं, फिर चाहे वो जॉर्डन में अपने सैन्य विमान उतार दिए हों, अरब सागर, लाल सागर में अपने युद्धपोत भेज दिए हों, सारे अपने जो सैनिक ठिकाने हैं अलग अलग देशों में उनको एक्टिव कर दिया हो, सब कुछ करके बैठे हुए हैं। और अगर अभी भी अगर आप युद्ध नहीं लड़ेंगे तो आपकी अपनी देश में थू थू हो सकती है। और आर्मी के खुद के उनके लोग जो हैं, जो वहां इतने सारे जमावड़ा बना रखा है, जो सेना है, वो भी सोच रहे हो कि ट्रम्प क्या सोच रहे हैं और कब ये युद्ध का ऐलान करते हैं। बिल्कुल। तो आज तर्कश में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और देश दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।